नैना घर वालों को सागर की बताई हुई रस्म के बारे में बताती है। क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी रस्म नहीं होती जहाँ पर लड़के वाली लड़की को सगाई के कपड़े भेजते हैं। अब वो लोग तो दूसरी जात वाले हैं ना, तो शायद उन लोगों में ये सब होता होगा। हाँ, खैर कोई बात नहीं। वो लोग हमारी रस्मों की इतनी इज्जत करने के लिए तैयार है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी रस्मों की इज्जत करें। इसीलिए नैना बेटा, तू सगाई में वही कपड़े पहनना जो तुझे तेरे होने वाले ससुराल वाले देंगे। हाँ माँ। तो फिर हमने जो गाउन खरीदा है उसका क्या आचार डालेंगे क्या? पर ये कैसी रस्म हुई भला? अब इसके लिए मैंने कितना अच्छा आउटफिट खरीदा था और नैना उसमें कितनी सुंदर भी लगती। और अब वो सब छोड़कर आप लोग इसे इसके होने वाले ससुराल वालों द्वारा भेजे हुए कपड़े पहनने के लिए कह रही हो। देखना माँ जी, मेरी पसंद के आगे सब कुछ फीका होगा। लेकिन बेला भाभी, अब ये रस्म है तो हमें निभानी ही पड़ेगी ना। मुझे अपने होने वाले सास ससुर का मान रखना होगा। और मेरे मान का क्या? अरे बकवास बंद कर अपनी। तूने दिया हुआ गाउन वो किसी और फंक्शन में पहन लेगी। अब जब उसे अपने ससुराल वालों की रस्म निभानी है तो तू अपना ड्रामा क्यों शुरू कर रही है? फिर 2 दिनों के बाद मनोरमा नैना के घर आती है। ये लो नैना, ये रहा तुम्हारा सगाई का पहनावा और ये शगुन का लिफाफा भी। अब बस जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बनकर आ जाओ। हमसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच आंटी, आई मीन मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। अरे वाह मनोरमा आंटी, ये ड्रेस तो आपने बहुत ही सुंदर लाया है। इसके सामने तो वो बेला ने लाया हुआ सगाई का गाउन कुछ भी नहीं है। और नैना, इस गाउन में तो तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। शुक्रिया बेटा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेला ने लाया हुआ गाउन बुरा था। लेकिन अब रस्म है ना, तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी सारे रस्मों और रिवाजों के साथ ही पूरी हो। कोई भी रस्म अधूरी न रह जाए, ताकि तुम दोनों का जीवन हमेशा खुशी और प्यार से भरा रहे। जी माँ जी, वो तो है। और आपने दिया हुआ ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। फिर मनोरमा के जाने के बाद, नहीं नहीं, सच कहूँ तो मैंने जो गाउन लाया था वही अच्छा था। ये तुम्हारी होने वाली सास ने जो दिया है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे वाले के सामने। पहली बात तो ये है कि ये रंग तुम पर जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे बॉडी टाइप पर इस तरह के कपड़े सूट भी नहीं होंगे। जरा गौर से देखो इस डिजाइन को, एकदम अजीब सा लग रहा है। अब चाहे जो भी हो भाभी, मुझे तो ये ड्रेस पहनना ही पड़ेगा। और सच कहूँ तो ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी भाभी, अब मैं उन्हें मना थोड़ी ना कर सकती हूँ। अरे नैना, तुम इस बेला की बातों में मत आओ। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है। देखना तुम, सब तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे। सगाई के दिन तो तुम एकदम सुंदर लगोगी। फिर रात में जब नैना और सागर दोनों कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तभी बातों ही बातों में नैना बेला की कही हुई बात सागर को बता देती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बेला भाभी को मम्मी जी का दिया गया ड्रेस पसंद नहीं आया। वो कह रही थी कि मुझ पर वो गाउन जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत अजीब लगेगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे मम्मी जी ने दिया हुआ ड्रेस ज्यादा पसंद आया है। अंजलि भाभी सही कह रही थी। मम्मी जी का दिया हुआ ड्रेस उस गाउन से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। पहले तो तुम मुझे सारी बातें बता भी रही हो, फिर उसे कवर करने के लिए मम्मी के ड्रेस की तारीफ भी कर रही हो। एक ही बात कहो तुम तो बेला भाभी ने पसंद किया हुआ ही गाउन पहन लो, वही सही होगा तुम्हारे लिए। अरे सागर, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें जो हुआ वही तो बता रही हूँ। मुझे वाकई में वो गाउन इतना पसंद नहीं आया था। देखो नैना, मुझे इस टॉपिक से भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देना है। काफी सारी तैयारियां बाकी हैं। इसीलिए प्लीज तुम तुम्हारे भाभी ने पसंद किया हुआ ही गाउन पहनना।
इसे बेमान फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर सागर, मेरी बात तो सुनो सागर। सागर गुस्से में कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन नैना हर समय बस सागर को कॉल ही करती रहती है, पर वो उसके कॉल को एक बार भी नहीं उठाता। जिसके बाद शाम में वो उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अरे नैना, तुम यहाँ पर? हाँ सागर, आई एम रियली सॉरी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिन भर मैंने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन तुमने उनका कोई जवाब नहीं दिया। अरे जानते भी हो क्या, मैं कितनी परेशान हो गई थी। आई एम रियली सॉरी नैना, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा हो गया था। तुम तो जानती ही हो ना, मेरे मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें सामने से सॉरी बोलने के लिए कॉल करने ही वाला था, लेकिन वो क्या हुआ ना, आज दिन भर मैं बाहर ही गया था। बहुत सारी मीटिंग्स थी, इसीलिए ना मैं तुम्हारा कोई मैसेज देख पाया, ना ही तुम्हारा कॉल उठा पाया। आई एम रियली सॉरी नैना। इट्स ओके सागर। वैसे नैना, मैं अपनी इस बात बात पर गुस्सा होने वाली हरकत पर जरूर काम करूंगा। तो रात में मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो तुम्हारी भाभी है, तो वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहेगी ना। उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारे लिए वो गाउन पसंद किया होगा। अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ सागर, वो तो है। और नैना, मैं आइंदा से इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा। चलो, पास में ही एक कैफे है, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री मिलती है वहां पर। साथ में थोड़ी कॉफी भी पी लेंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम्हारे चक्कर में दिन भर ठीक से कुछ खा पी भी नहीं पाई मैं। अरे बाप रे, आई एम रियली सॉरी मेरी होने वाली प्यारी बीवी साहिबा। चलो, अब तो तुम दो दो पेस्ट्रीज खाना। वो तो मैं खाकर ही रहूंगी, वो भी सबसे महंगी वाली। आज तो मैं तुम्हारे खूब पैसे उड़ाने वाली हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। नैना और सागर की सगाई धूमधाम से होती है। फिर सगाई के अगले दिन देखो तो अंजलि भाभी, सगाई के कितने सुंदर सुंदर फोटोज आए हैं। सागर कितना हैंडसम लग रहा था ना कल। अरे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही थी। सभी लोग तुम्हारे साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। और तो और मनोरमा आंटी ने दिए हुए ड्रेस की तो क्या ही तारीफ हुई। सच में कल का दिन तो बहुत ही खूबसूरत था। चाहे कितनी भी लोगों ने उस ड्रेस की तारीफ की हो, लेकिन मैं तो अब भी यही कहूंगी कि मुझे मेरा वाला ही ड्रेस ज्यादा पसंद आया। अगर तुम वो वाला ड्रेस पहनती तो उसमें और ज्यादा अच्छी लगती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो तुमने इसकी पसंद का गाउन नहीं पहना। अरे जो तुम्हारी होने वाली सास ने दिया है उसमें एक अलग ही ट्रेडिशनल टच था, इसीलिए वो और भी उठकर दिख रहा था। और शादी ब्याह के प्रोग्राम में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अरे तुमसे किसी ने पूछा है क्या? नहीं ना, तो ज्यादा बकवास मत करो। लेकिन मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी ननद से बात कर रही हूँ। और तुम्हें अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है तो तुम अपने फैशन को बदलो और जरा ढंग के कपड़ों का सुझाव दिया करो, वरना तुम तो कुछ भी चिपका देती हो। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। जब देखो तब मेरे मुंह लगती रहती हो। अरे उसके अलावा जिंदगी में और कोई काम किया है क्या तुमने? खैर, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है, और भी कई सारे काम पड़े हुए हैं मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फालतू की बहस करने ही नहीं वाली। हाँ तो जाओ ना, किसने कहा है मुंह लगने के लिए? बेवकूफ कही की। दोनों भाभियों के बीच चल रही तू मैमे को देखकर नैना पीछे हट जाती है। फिर एक दिन, वैसे नैना, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे सारे फंक्शन के कपड़ों के लिए मैं कोई एक डिजाइनर हायर कर लूं, जो मेहंदी से लेकर रिसेप्शन तक सारे कपड़े अरेंज कर सके। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? लेकिन सागर, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के ये डिजाइनर्स कितने पैसे लेते हैं। अरे हाँ बाबा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ।
लेकिन अब तुम ही सोचो, शादी थोड़ी ना रोज रोज होने वाली है। लाइफ में एक बार धूमधाम से होती है शादी, तो उसमें भी इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी में कोई एक डिजाइनर लहंगा पहनो। वैसे मैंने तो कुछ डिजाइनर से बात भी कर ली है और उनके पास ऑलरेडी बने बनाए लहंगे भी हैं, जो कि बहुत सुंदर है। तो उसे पहनकर तुम किसी रानी से कम नहीं लगोगी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ सागर, लेकिन हमें पैसों को भी देखकर सारे काम करने होंगे, और उस एक दिन के लिए इतना महंगा लहंगा खरीदना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इसीलिए मैं तो कोई और ही लहंगा पहनूंगी, और देखना वो लहंगा भी एकदम मस्त होगा। ठीक वैसा ही बनवाऊंगी जैसे बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस पहनती है। वो प्रियंका ने पहना था ना अपनी शादी में। और हाँ, कैटरीना का भी बहुत अच्छा था। लेकिन नैना, प्लीज सागर, मेरा कहना मान लो ना। हमारे यहाँ ऐसी कई सारी बुटीक है जहाँ पर ऐसे लहंगे आराम से मिलते हैं, और उन्हें देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि वो लहंगा लाखों का है। और वैसे भी वो लहंगे भी डिजाइनर ही होते हैं, जबकि असलियत में वो काफी कम दाम में होते हैं। ठीक है नैना, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे भी तुम जो भी पहनोगी उसमें अच्छी ही लगोगी। अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत। थैंक यू सो मच मेरे होने वाले हैंडसम पतिदेव। फिर सागर ये बात मनोरमा को बताता है। और तभी, लेकिन सागर, अगर तुम वहां पर डिजाइनर भेज देते तो बेहतर हो जाता। आखिर नैना ने तुम्हारी बात मानी क्यों नहीं? अरे वो वैसी ही है माँ, वो बस पैसों का सोच रही है। उम्मीद तो यही है कि वो बस अच्छे से अच्छे कपड़े पहने शादी में, और खास करके अपनी भाभीयों की बिल्कुल ना सुने। लेकिन फिर भी बेटा, एक बार मैं उससे बात करूं क्या? अरे नहीं मम्मी, कोई बात नहीं। नैना जो भी पहनेगी अच्छा ही पहनेगी। फिर ऐसे ही एक रात, अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मोहल्ले में औरतें झगड़ा कर रही है क्या? अरे मोहल्ले में नहीं, हमारे घर के आंगन में ही झगड़े हो रहे हैं। हम दोनों की बीवियां आपस में लड़ रही है। हे भगवान, ये दोनों भी ना। चल जल्दी देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। फिर वो दोनों बाहर चले आते हैं। नहीं, हल्दी और शादी के कपड़े मैं पसंद करूंगी, और वैसे भी नैना को मेरे पसंद किए हुए कपड़े ज्यादा पसंद है, और तुम्हारे कपड़े तो वो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए पहना करती है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुमने देखा नहीं क्या, जब तुमने उसे सगाई के कपड़े दिलाए थे तब उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी, लेकिन जब उसकी होने वाली सास ने उसे नया ड्रेस लाकर दिया तभी उसका चेहरा एकदम खुशी से चमक उठा। और यही बात साफ साफ दर्शाती है कि वो तुम्हारे पहनावे को नापसंद करती है। अरे ये सब तो बस तुम्हारी घटिया सोच है। नैना एक मॉडर्न लड़की है, वो तुम्हारी तरह बाबा आदम के जमाने के कपड़े नहीं पहनती। इसलिए तुम उसके पीछे जबरदस्ती मत लगो। और मैं जो कपड़े पसंद करूंगी, नैना वही कपड़े पहनेगी, वो भी सारे फंक्शन में। नहीं, मेरी पसंद के पहनेगी। नहीं नहीं, मेरी पसंद की पहनेगी। अरे बस भी करो तुम दोनों, कितना लड़ोगे? और आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो तो अच्छा है कि माँ और नैना बाजार गई है, वरना तुम्हारी बातें अगर माँ सुनती तो वो तुम दोनों की अच्छे से क्लास लेती। अब आप ही देखिए, ये बेवजह नैना को अपनी पसंद के कपड़े पहनाना चाहती हैं, जबकि नैना को मेरी पसंद के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे ये तो बस तुम्हारा वहम है। नैना मेरी पसंद की ही ज्यादा तारीफ करती है, समझी कि नहीं? बस बहुत हुआ, अब इस विषय पर और कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हम दोनों ने ये तय किया है कि नैना की मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन के कपड़े बेला भाभी पसंद करेगी, और हल्दी और शादी के कपड़े अंजलि डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हम माँ को भी बताएंगे, क्योंकि हल्दी और शादी में थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं जो अंजलि भाभी के स्टाइल के साथ मैच होगी। वही संगीत, मेहंदी और रिसेप्शन में मॉडर्न स्टाइल के कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं जो बेला के स्टाइल के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा। पर तेज,
मुझे शादी का जोड़ा पसंद करना है। नहीं, वो अंजलि भाभी देखेगी और तुम दोनों को बस मदद करनी है तैयारियों में। आखिर में तुम्हारे पसंद किए हुए कपड़े नैना को भी पसंद आने चाहिए, क्योंकि ये शादी उसकी है और शादी बार बार नहीं होती, केवल एक ही बार होती है। तो नैना के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दोनों के चिल्लाने के कारण अब अंजलि और बेला शांत हो जाती हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चंदन और मिथिला अब थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे मिथिला, एक प्रकार से देखा जाए तो अनुष्का की बात बिल्कुल सही थी। गर्व की तो अभी तक एग्जाम भी नहीं हुई है। कब होगी, फिर कब वो सीए बनेगा, इस बार बनेगा भी या नहीं वो भी पता नहीं। और ऐसे हालत में हम उसकी और बानी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ चंदन जी, मैं भी उसी सोच में थी। हमारा बेटा तो बस घर पर पढ़ाई करता है और ऐसा भी नहीं है कि वो रजत के साथ दुकान पर हाथ बटाता है। और ऐसे में सब कैसे होगा जी? खैर, जो भी हो, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। आपने सही कहा और मैं मन्नत मांगूंगी। देखना आप, हमारा बेटा सीए बनकर ही दिखाएगा। फिर अगले दिन बानी के माता पिता इंद्रेश और वसुधा घर आते हैं और वो दोनों मिथिला और चंदन के साथ बातचीत करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं और क्या चाहिए हमें, क्यों वसुधा जी? हाँ मिथिला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन भाई साहब, बस एक बात है कि हमारा बेटा अभी तक अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ है। लेकिन आप उन सब की चिंता मत कीजिए। इस बार वो सीए पक्का बन जाएगा और उसके बाद सब कुशल मंगल होगा। और वैसे भी हम लोग हैं ना यहाँ पर, उसका बड़ा भाई भी है, इसीलिए आप लोगों को किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप ये सब क्या कह रहे हो? हम जानते हैं गर्व तरक्की जरूर करेगा। उनकी ये सारी बातें रसोई में मौजूद अनुष्का सुन लेती है। ये माची और पापा जी भी ना बानी के माता पिता को कितनी अच्छे से दिलासा दे रहे हैं कि बानी को कोई तकलीफ नहीं होगी और इनका लाडला बेटा सीए बनकर ही दिखाएगा। और ये दोनों बेवकूफों की तरह उनकी बातों में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। मैं यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। फिर रात में जब रजत दुकान बंद करके घर आता है, तभी हमारे घर में कितना कुछ हो रहा है रजत, और तुम तो बस अपनी दुनिया में ही मस्त मगन हो। देवर जी की शादी तय हुई है, वो भी उस बानी के साथ। हाँ तो मैं क्या करूं उसमें? पूरे शहर में पेड़े बांटते फिरूं क्या? अरे बाबा, मैं वो सब नहीं कह रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तक देवर जी कुछ भी नहीं कमाते हैं और ऐसे में उनकी शादी बानी से कराना सही नहीं होगा। माँ जी और पापा जी तो मेरी बात सुनने से रहे, कम से कम आप तो कुछ समझिए। देखो अनुष्का, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है और उसमें तुम मेरा दिमाग खाकर मुझे और परेशान कर रही हो। अरे कैसे पति हो तुम, मेरी एक नहीं सुनते। अगर कल को देवर जी सीए नहीं बने तो उनके खर्चे के साथ साथ उस बानी का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा और हमारा भी तो भविष्य है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे और अब सब कुछ इन्हीं पर लुटाने का इरादा है क्या? शादी कोई अगले हफ्ते नहीं होने वाली, अभी तो बस रिश्ता पक्का हुआ है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो और तुम भी सो जाओ। जब देखो तब तुम्हारी बकर बकर चालू रहती है। तुम ही सो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर एक दिन अनुष्का जानबूझकर बानी के घर पर जाती है, जहां पर उसे देखकर वसुधा चकित रह जाती है। अरे अनुष्का बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पासी की एरिया में आई थी और मुझे बानी ने घर का पता भी बता के रखा था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलती जाओ। अरे अच्छा ही किया जो तुम हमसे मिलने आ गई। वैसे बानी तो जॉब पर गई है, लेकिन कोई बात नहीं,
अब तुम आई हो तो अच्छे से खाना खाकर ही जाना। अरे नहीं आंटी जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने घर पर पहले से ही खाना बनाया है। हाँ तो उसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो खाना तुम रात को खा लेना। अब चलो। फिर अनुष्का वसुधा और इंद्रेश के साथ खाना खाती है और उसके बाद वो तीनों बातचीत करने लगते हैं। और तभी, वैसे आंटी, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप अपनी बेटी की शादी गलत जगह करा रहे हो? क्या गलत मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अनुष्का। मेरे कहने का सरल मतलब ये है कि देवर जी अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं और अब वो एग्जाम देंगे, जिसके बाद राम ही जाने कि वो सीए बनेंगे भी या नहीं, जो इतने सालों में नहीं हो पाया। वो पता नहीं देवर जी इस बार कैसे करेंगे, और अगर वो उसमें फेल हो गए तो वो आपकी बेटी को कैसे संभाल पाएंगे? हाँ बेटा, बात तो तुमने एकदम सही कही है। और मेरे सास ससुर ने भले ही आपको दिलासा दिया हो कि हम हैं, उसका बड़ा भाई भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज के जमाने में एक ऐसे आदमी से शादी कराना जो खुद अपने परिवार के भरोसे हो, ये किसी खतरे से कम नहीं है। हम तो मिथिला जी और चंदन जी की बातों में आ गए, लेकिन हमने दूसरे पहलू से ये सोचा ही नहीं कि अगर गर्भ आगे चलकर कुछ नहीं कर पाया तो हमारी बेटी का क्या होगा? फिर तो आपकी बेटी को ही सब कुछ संभालना होगा। देवर जी को क्या है, बीवी कमाने वाली है, माँ बाप है, बड़ा भाई है, वो ये सब नहीं सोचने वाले। उन्हें और बानी को तो बस शादी करने की जल्दबाजी है, और कुछ नहीं। हाँ अनुष्का, शायद तुम सही कह रही हो। देखिए अंकल आंटी, मेरी बातों से घबराइए मत, सब अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमें हर तरफ से तैयार रहना चाहिए और जीवन में सोच समझ कर ही बड़े फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल बेटा, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। इस तरह से अनुष्का इंद्रेश और वसुधा को भड़काकर चली जाती है, जिसके बाद शाम में, क्या? हाँ बानी, सही सुना तूने। अगर गर्भ सीए नहीं बन पाया तो ये शादी नहीं होगी। देख बेटा, हम जानते हैं कि तू और गर्भ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसे आदमी के साथ शादी करके क्या फायदा जो खुद अपने परिवार के भरोसे जी रहा हो। हाँ बेटी, हम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर ही ये सब बोल रहे हैं। लेकिन पापा। बस बानी, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और हमने तुम्हारे लिए जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। अपने माता पिता की बातें सुनकर बानी अब चिंता में पड़ जाती है और वो ये सारी बातें जाकर गर्भ को बताती है। नहीं बानी, अंकल आंटी की फिक्र भी तो सही है। अरे कोई भी मुझ जैसे बेरोजगार आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों कराएगा? ये तुम क्या कह रहे हो गर्भ? मैंने जब भी शादी का सपना देखा है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखा है, और मैं अब तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिक्र मत करो बानी, तुम्हारी शादी तो मेरे साथ ही होगी। मैं अभी तुम्हारे घर जाता हूँ और अंकल आंटी से बात करता हूँ। फिर गर्भ वसुधा और इंद्रेश के पास जाता है। अंकल आंटी, मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैंने जी तोड़ मेहनत की है और मैं आप सबकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। और अगर मैं सीए भी नहीं बन पाया तो मेरी बाकी की डिग्रीज के चलते मुझे कहीं भी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी जरूर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को हमेशा हर हाल में खुश रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। क्या सच में ऐसा होगा गर्भ? कहीं तुम बाद में अपनी बातों से मुखर तो नहीं जाओगे ना? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, और ये मेरा आप दोनों से पक्का वादा है। ठीक है बेटा, हम तुम पर भरोसा करते हैं। इस तरह से गर्भ इंद्रेश और वसुधा को दिलासा देता है, जिसके बाद उनकी चिंता मिट तो नहीं जाती, लेकिन थोड़ी बहुत कम जरूर हो जाती है। लेकिन जब अनुष्का को ये सारी बातें पता चलती है, तभी, हे भगवान, पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं
हर तरह की उलझन को सुलझा ही देते हैं। फिर अनुष्का अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगती है। वाह, क्या सुझाव आया है मेरे दिमाग में। अगर मैं बानी और गर्व को ही अलग कर दूं, तो ये शादी तो होगी ही नहीं। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरी ये चाल कैसे नाकामयाब होती है। इस बार तो मेरा मकसद पूरा होकर ही रहेगा। फिर अगले दिन अनुष्का गर्व के कॉलेज पहुंच जाती है और दूर से ही वो उसकी सहेली के साथ फोटोज खींच लेती है। और उसके बाद वो गर्व की सहेली निशा के पास पहुंच जाती है। हाय निशा, देखो मैं जानती हूँ कि एक वक्त पर तुम गर्व को बहुत चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें मना कर दिया और फिर उस दिन के बाद से तुम दोनों आपस में बात ही नहीं करते, है ना? हाँ दी, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रही हो मुझे, वो भी इतने लंबे समय बाद? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आज भी गर्व के लिए ढेर सारी नफरत भरी हुई है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सच बताओ मुझे। हाँ दी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर आज अचानक से आप ये सारे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? क्या हुआ है? देखो निशा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और एक ऐसा काम करना होगा जिसे करके हम दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। और अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर अनुष्का निशा को सब कुछ बताती है और प्लान के मुताबिक निशा बानी के पास जाकर उसके कान भरने लगती है। ये देखो बानी, ये है गर्व का असली चेहरा। लाइब्रेरी में उसका तृप्ति नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। देखो इस फोटो को, कैसे तृप्ति की आंखों में से कचरा निकाल रहा है। अरे इतना ही नहीं है, इन दोनों को तो मैंने कई बार कपल पार्क में भी देखा है, छुप छुप के रोमांस कर रहे थे। क्या? हाँ बानी, गर्व मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन हमारा ब्रेकअप होने के बाद आज भी वो मुझे फोन करता है और मुझे आई लव यू कहते रहता है और मिलने भी बुलाता है। देखो बानी, वो लड़का जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं, इसलिए तुम अपना रास्ता बदल लो और छोड़ दो उसे, क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हें भी धोखा देगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अरे जो लोग बाहर से अच्छे बनते हैं वो लोग अंदर से बुरे ही होते हैं, ठीक गर्व की तरह। और तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर निशा वहां से चली जाती है और उसके बाद बानी सीधे गर्व के पास पहुंच जाती है और वो उसे वो फोटो दिखाकर उसके साथ झगड़ने लगती है। ये फोटो? हाँ गर्व, अच्छे से देखो इस फोटो को, कैसे उस तृप्ति की आंखों में से कचरा निकाल रहे हो तुम। मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड निशा मिली थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या निशा तुमसे मिली थी? हाँ गर्व, उसने मुझे बता दिया है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज और बुज़दिल आदमी हो। तुम आज भी उसे कॉल करके आई लव यू बोलते हो और फिर लाइब्रेरी की उस तृप्ति के साथ भी तुम्हारा चक्कर चल रहा है। छी गर्व, कितने घटिया हो तुम। चुप हो जाओ बानी। अरे कोई आकर तुम्हें कुछ भी कह गया और तुमने सारा सच जाने बगैर उसकी बातों पर भरोसा भी कर दिया। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तृप्ति और मैं एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं। उसकी और मेरी तो राखी की फोटो भी है पिछले साल की। और रही बात उस नालायक निशा की, तो वो बहुत अजीब लड़की है। उसी ने मुझे प्रपोज किया था। च्युइंगम की तरह पीछे पड़ गई थी वो मेरे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अब वो मेरी खुशियां बर्बाद करके उसी बात का बदला ले रही है। क्या? हाँ बानी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं किस तरह का आदमी हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं बानी। नहीं गर्व, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। हर कोई ऐसे ही होता है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। हम दोनों आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे और ना ही अब हमारी कोई शादी होगी। बाय गर्व। क्या? बानी, ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ बानी, प्लीज मेरी बात तो सुनो।
लेकिन बानी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें अनुष्का सुन लेती है और उसे बहुत खुशी मिलती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पर। बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी गलतियां तेरी और कसूर हमारा। मम्मा मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से भी लेकर जाओगी तो मैं क्या करूँगा? फिलहाल तो अपना मुंह बंद करो समर। अरे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? और अपने गुस्से के कारण अपने बेटे की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले उसे अपने पिता के घर से अलग किया और अब नानी के भी घर से अलग कर रही हो। आरोही बेटा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा नाती कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं पर रहेगा। ये आप तय करने वाली कोई नहीं होती माँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही चलेगा। पर आरोही, और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। ना तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगी और ना ही लोग आप मुझसे मिलेंगे। जैसे मेरे ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो चुका है, वैसे ही आज इसी वक्त से मायके वालों के साथ भी मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ। सभी लोग आरोही और समर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आरोही उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। फिर वो अरविंद की मदद से अगले 24 घंटों में किराए का घर ले लेती है। शुक्रिया अरविंद, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी जल्दी घर मिल गया, वरना मैं अकेले ढूंढने जाती तो मुझे बहुत समय लग जाता। अरे कोई बात नहीं आरोही, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन अब मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों से कोई नाता नहीं रखूंगी, इसीलिए मैं अब अपना फोन नंबर भी चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ समर का स्कूल भी, ताकि वो विराट अगर स्कूल पहुंचे तो वो समय से मिल भी ना पाए। लेकिन आरोही, अगर वो तुम्हारे ऑफिस आ गया तो? तब तो उसे मैं देख लूंगी। आरोही अब सबसे दूर ही रहने लगती है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस नालायक लड़की का नंबर बंद ही आ रहा है। ना जाने कहाँ चली गई समर को लेकर। अरे मुझे तो उसकी कुछ नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे समर को उसके कारण अकेला रहना पड़ेगा अभी। सच में सुनीता, अरे कितनी बेशर्म है वो। भगवान करे बस समर खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। दीदी एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। वो समर पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ रमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उन्हें इतना कौन बढ़ाता है। और ये क्या बात हुई भला? ना तो वो अपने ससुराल की रही, ना ही अपने मायके की। फिर जब विराट को सब पता चलता है तब वो समर के स्कूल चला जाता है। नहीं विराट जी, आपका बेटा अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता। 2 दिन पहले ही वो स्कूल छोड़कर गया है। अब नई सेमेस्टर से वो दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, दरअसल कुछ झगड़ों के कारण मैं और उसकी माँ अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विराट अब काफी दुखी हो जाता है। इसका मतलब आरोही ने समर को हम सबसे दूर रखने के लिए उसका स्कूल भी बदल दिया। लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं हर स्कूल में पता करूंगा और अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगा। फिर विराट हर स्कूल में कॉल करके पता करता है, लेकिन समर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? हाँ बेटा, समर किस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं माँ पापा, कुछ पता नहीं चला। अब तो भगवान जी ही जाने कि आखिर वो उसे लेकर कहाँ चली गई है। शादी से पहले आरोही कितनी अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी बुरी बन जाएगी। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इधर अकेले रहते हुए आरोही अब समर की तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती। मम्मा मम्मा, ये यूनिफॉर्म मैं कब से पहन रहा हूँ,
देखो ना कितना गंदा हो चुका है। देखो समर, मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो। यहाँ मेरे पास इतना मुफ्त का समय बिल्कुल नहीं है कि मैं सब ये करती बैठूं। कभी कभार अपनी माँ को भी समझ कर लिया करो। ठीक है मम्मा। वैसे आज आपने टिफिन में क्या दिया है? चिप्स और व्हाइट सॉस पास्ता दिया है मैंने। लेकिन मम्मा, रोजाना ये सब खाकर मैं पक गया हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप तो बस मुझे चिप्स, कुकीज और केक सैंडविच यही सब देती रहती हो। मेरे लिए खाने को कुछ बना दो ना मम्मा। देखो समर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ, रेडीमेड या झटपट आइटम से ही सही, लेकिन खाने को तो दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। उसी बात की मेहरबानी समझो। अब जाओ, सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो। बेचारा समर कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तब वो वहां पर विराट को देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो आरोही, मुझे समर से मिलना है। कहाँ है वो? आखिर कहाँ चली गई हो तुम उसे लेकर? और तो और तुमने उसकी स्कूल भी बदल दी है। अरे तुमने एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछी क्या? वो बेचारा अपने परिवार से अलग हो चुका था और अब तुमने उसे अपने दोस्तों से भी अलग कर दिया। तुम सच में एक घटिया माँ हो। छी! देखो विराट, अपनी हद में रहकर बात करो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशियां कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम जैसे बुज़दिल लोगों के साथ रहकर वो भी तुम्हारी तरह ही बनेगा, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। अरे बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम लोगों के हाथों आने से रहा। आखिर क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर, जीने दो हमें चैन से। देखो आरोही, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे तो बस अपने बेटे की परवाह है और उसे मुझसे तुम अलग नहीं कर सकती। समझ गई ना? देखो विराट, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए केस कर दूंगी। हाँ तो करो ना, लेकिन मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं भी तुम पर केस कर दूंगा, मुझे मेरे ही बेटे से ना मिलने देने के लिए। फाड़ो और गला फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें समर तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। आरोही रुक जाओ। आरोही, ये तुम सही नहीं कर रही। आरोही रुक जाओ। अब गुजरते दिनों के साथ साथ आरोही से घर और बाहर दोनों के काम ठीक से नहीं हो पाते, इसीलिए वो नौकरानी रख लेती है जिसका नाम बसंती होता है। बसंती, सारा काम सही से करना और जो जो मैंने तुम्हें बताया है वो ध्यान में रखना। मैं घर पर नहीं रहूंगी तो तुम अपना काम करके चली जाना। हाँ ठीक है मैडम। अरे आप एक ही बात 10-10 बार बोल के दिखा रही हो। समझ गई मैं। क्या आप भी? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सब ध्यान से करना। फिर एक दिन स्कूल से घर जाते समय समर को विराट की बहुत याद आती है और तभी उसे एक फोन बूथ दिखाई देता है। घर पर तो मम्मा फोन को छूने भी नहीं देती। एक काम करता हूँ, यहाँ के फोन से मैं पापा को फोन करता हूँ और उन्हें मुझसे मिलने बुलाता हूँ। हाँ, मुझे तो पापा का नंबर भी याद है। फिर समर अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन विराट फोन ही नहीं उठाता। पापा उठा लो ना फोन, मुझे आपसे बात करनी है पापा, आपकी आवाज सुननी है। 2 से 3 बार और प्रयास करने के बाद भी विराट फोन नहीं उठाता, जिसके बाद समर को निराश होकर घर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर पर आती है, तभी वो देखती है कि बसंती काम छोड़कर बस फोन पर ही बात कर रही है। हे भगवान! अरे ओ बसंती, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या?
ये सारा काम छोड़कर तुम गप्पे मार रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? अरे मेम साहब, अब बीच मेरे पति का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी मैं। और आप काम की चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट में सारा काम फटाफट से कर लूंगी। आप काय को टेंशन लेती हो? बसंती है ना। अरे बोल बच्चन मत बनो और जरा काम भी करो। मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये बात मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगा। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। ठीक है मेम साहब, समझ लो। वही दूसरी तरफ आरोही के ससुराल वाले और उसके मायके वाले भी समर को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, परसों मेरी छुट्टी है, तो आप मुझे उस दिन जू लेकर जाओगे क्या? एक नया जू खुला है जहाँ पर बहुत अलग अलग प्राणी हैं, जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं होगा। समर बेटा, तुम्हारी छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और क्या घूमना, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे घूमने। और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। अब आरोही का समर के प्रति बदलाव बहुत बदलने लगता है। वो ना तो उसे वक्त देती है और ना ही खुशियां। वो बस अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर आती है, तब वो देखती है कि बसंती ने फिर से काम अधूरा छोड़ा है और वो मस्त मजे में टीवी देख रही है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ की नौकरानी हो, सेठानी नहीं, जो इतने मजे से टीवी देख रही हो। अरे मेम साहब, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या हो गया उसमें? अरे क्या थोड़ी देर टीवी देख लिया? सारा काम अधूरा छोड़कर बस तुम्हें टाइम पास करना आता है। ज्यादा नखरे मत करो तुम और ठीक से काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे नालायक भाई, ज्यादा दिमाग में मत जा मेरे। वह तुझे क्या लगता है रे? तू क्या मुझे हजारों रुपए देती है क्या, जो मैं तेरे हुक्म का पालन करूं? अरे तेल लेने गई तू और तेरी ये नौकरी भी। मैं अब इस खटारा घर में काम नहीं करेगी, जा रही है मैं। क्या कहा? वही जो आपने सुना। मेरे को और 10 काम मिल जाएंगे। हाँ तो निकल ना। तुझे क्या लगता है तू काम छोड़ेगी तो दूसरी कोई काम वाली नहीं मिलेगी क्या मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा मेम साहब, क्योंकि यहाँ पर काम वाले मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ पर जितनी भी काम वालियां हैं, मैं सबके कान भर दूंगी और सबको बोल दूंगी कि तुझ जैसी मेंटल औरत के घर पर कोई काम ना करे। अरे दफा हो जा यहाँ से, बेवकूफ कही के। आरोही उसके बाद नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर एक भी नौकरानी नहीं मिलती, जिस कारण वो अब बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार, फिर से सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। घर पर थी तब वहां पर मुफ्त का काम भी हो जाता था। नेहा थी, माँ थी, लेकिन अब मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मेरी तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। घर का सारा काम करने के बाद में आरोही की हवा टाइट हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से समर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो समर, मैं पार्टी में जा रही हूँ बेटा। रात को देर से आऊंगी, इसीलिए बाहर से लॉक करके जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, खा लेना उसे, ठीक है ना? लेकिन मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज कहीं मत जाओ ना, आज की रात मेरे पास ही रहो ना। अरे नहीं समर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मा, आप रुको मेरे पास ही। बस करो समर, तुम्हारा तो अभी ये रोज का नाटक हो गया है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहकर रोकने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारे कारण मैं अपनी जिंदगी में मजे करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पर मम्मा, समर आरोही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। फिर रात में जब वो देर से घर लौटती है, तभी समर को वो फर्श पर बेहोश देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है।
समर, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका तो पूरा बदन बुखार से तप चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें